नमस्कार, आप हैं मेरे यानी ललन के साथ। और इस वक्त इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रतिरोधकों के समूहन को सत्यापित करने को। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधकों को समूहित किया जाता है, इसका समायोजन किस प्रकार होता है, इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के तौर पर भी लिया जा सकता है और जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई साल ऐसा देखा गया है कि हर 2 साल या 3 साल पर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। हो सकता है कि इस बार आपको प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन न दे करके पार्श्वक्रम समूहन दे दे, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो उन सभी चीजों को है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम उसी में से एक टॉपिक उठा रहे हैं, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन को लिखकर उसके व्यंजक को प्राप्त करने का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें 6 मार्क्स के लिए आपको फिजिक्स में पूछता है, लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, तो इसको 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, 2 तरह से क्वेश्चन तो हम यहाँ लिख के रखे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा हम समय आपका लेंगे एक एक स्टेप्स समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए आने वाला है। तो इसकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए आपके अंदर। और अगर आप बेहतरीन तरीके से इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो आगे चल करके ये दिक्कत करेगा, किसी भी स्टेप में हो सकता है आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो इसको शांत रहकर सुनिएगा ध्यान से, कॉपी कलम निकाल के रख लीजिए, उसको नोट भी करना है साथ साथ, और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका तो ये हुआ कि ये हो सकता है आपको पूछेगा कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको ये कहते हैं कि आर एस इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर R3 भी ऐड कर लीजिए, ताकि हम जो आगे चित्र में ये 3 गो प्रतिरोधक शामिल करके रखे हैं। ठीक है, तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को प्रमाणित करने को कह रहा है। तब अगर हमको ये 3 ठो कह रहा है, 3 तो प्रतिरोधक का चित्र भी 3 गो बनाएंगे, और 2 ही कह रहा है तो प्रतिरोधक का चित्र कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे 3 के लिए पूछा जाता है, तो हम लोग यहाँ 3 के लिए चित्र बना के रखा है। ठीक है, एक और तरीका है इसको क्वेश्चन पूछने का। पूछता क्या है कि यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग आप करेंगे, वो चीज लिखने को कहेगा। ठीक है, तो दोनों में सेम ही बातें लिखी जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही समय पर मिलता रहे। इस चैनल पर ज्यादातर कंटेंट आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिलेगा। संडे को हम लोग लाइव क्लास करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लाइव क्लास में भी आप जुड़कर हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन पूछा था ना पहले, तो हम लोग इसका लिख लिए हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखने का तरीका उस पर ध्यान देना है आपको। हमने पॉइंट्स बना के लिखे हैं इसको। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जगह जगह पर पैराग्राफ्स चेंज किए हैं, तो उसको आपको समझ के रखना है, उस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक बार समझ गए आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा इसको कॉपी में लिखना, जब भी आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है वो पूछा था, तो उसको हमने लिखा है, परिभाषित किया है कि एक से अधिक प्रतिरोधकों को यदि श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक जोड़ने का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ना। यदि एक से अधिक प्रतिरोधकों को एक के बाद एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसको कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चीज हम यहाँ लिखे हुए हैं, एक से अधिक प्रतिरोधकों को, ठीक है,
एक के बाद एक दूसरे से श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाना क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ये परिभाषा हमने लिख दिया और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने और अंडरलाइन भी कर दिया है। तो यहाँ जो आप हेडिंग लिखते हैं ना, उस हेडिंग को थोड़ा सा डार्क जो है कर दीजिएगा। ये जो अंडरलाइन किए हैं इसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा। 2 बार 3 बार जो है, एक ही बार स्केल से रख करके 2 बार या 3 बार आराम से जो है अंडरलाइन करिएगा। याद रहे अंडरलाइन करने का काम जो है वो लास्ट में करना है, पूरा पेपर लिख लेने के बाद आपके पास समय बच रहा है तो। ये नहीं कि हम शुरू से ही लिखते गए अंडरलाइन करते गए, लिखते गए अंडरलाइन करते गए। ऐसे में हो सकता है कि आपके पास कुछ और आंसर्स लिखने के लिए समय न बचे। तो आप जो है बेहतर तरीका होगा आपके लिए कि पहले आंसर्स सारे लिख लो, उसके बाद समय बच रहा है तो फिर सजाने का काम करो। ठीक है, सजाने उजाने का काम जो है वो लास्ट में करना है। ये नहीं कि शुरू में सजाने के चक्कर में जो है लास्ट में मेरे पास टाइम कम गया, 2 क्वेश्चन जो है छूट गया, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको पहले लिखना है सारा आंसर, उसके बाद अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसको डबल अंडरलाइन कर दिए हैं बढ़िया से। ठीक है, अब इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए तो इसको भी जो है आप डबल अंडरलाइन कर दीजिए। ये दूसरा टॉपिक हो गया। कह रहा था ना इसका व्यंजक ज्ञात करें, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब व्यंजक ज्ञात करने के लिए चित्र बनाए हैं। तो देखो, अगर आपको जो है केवल ये क्वेश्चन बोला है तो आप चाहो तो केवल 2 भी बना सकते हो, पर एक आइडियल माना जाता है कि अगर आप 3 को बना रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ये आइडियल है इसका। ठीक है, ज्यादातर जो आपको 3 के लिए ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए भी ये आइडियल जो है सेट किया गया होगा। ठीक है, तो 3 प्रतिरोधकों को हमने जो है यहाँ लिया है, ए बी, बी सी और सी डी। ये 3 प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। इनको परिपथ में हमने जोड़ दिया है। इनके मुक्त सिरे ए और डी जो है वो बैटरी के सिरों से जुड़े हुए हैं। इस परिपथ में स्विच भी लगाया हुआ है हमने, और इस परिपथ में विद्युत धारा I का प्रवाह हो रहा है। इन्हीं बातों को हमने आगे चल के लिखा है कि चित्र में ए बी, बी सी और सी डी, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 है। प्रतिरोध क्या है? R1, R2 एवं R3 है। परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इनके मुक्त सिरे ए और डी बैटरी से जुड़े हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं केवल उनको ही हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अदरवाइज दूसरे शब्दों को अंडरलाइन करने का आपके पास कोई मतलब नहीं बनता है। समय बर्बाद क्यों करेंगे आप? ठीक है, अगला पैराग्राफ चेंज करके आगे क्या करना है उसके बारे में यहाँ बताया है। अब ध्यान से अगर देखिएगा ना तो सारा जो है इसमें एक एक शब्द जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, माना कि तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित हो रही है। ये पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं कि ये जो विद्युत धारा, विद्युत सेल है या बैटरी है, इससे I धारा प्रवाहित हुई है इस परिपथ में, और क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये यही I करंट जो है इसमें भी बहेगा, इससे होता हुआ आगे बढ़ेगा तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। आगे चल के फिर ये I करंट वापस से बैटरी में जो है चला जाएगा और इस तरीके से परिपथ पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों जो है अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़े जाएंगे तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विद्युत धारा की प्रबलता यानी कि उसका मात्रा उतना ही होगा जितना कि विद्युत स्रोत से जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी बैटरी से अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोधकों से भी, जो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधक है उन सब से भी जो है I धारा ही प्रवाहित होगी। ठीक है, इसको जो है आप समझ लिए हैं। तो वही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है कि तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित हो रही है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको जो है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रतिरोधक ए बी, बी सी और सी डी हैं उनके सिरों के बीच यानी कि ए बी और बी सी के बीच और सी डी के बीच विभवांतर अलग अलग है, क्रमशः V1 और V1, V2 और V3 हैं। तो इनको भी जो है आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दो और यहाँ पर चित्र में जो है दिखा भी दो कि ए बी के बीच में क्या है? V1 है, ए बी के बीच जो है V1 है विभवांतर, बी सी के बीच में V2 है और सी डी के बीच में V3 है। तो ये चीज जो है हमने चित्र में दिखा लिया है। अब इसके आगे की प्रक्रिया को हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, बस
इसको, ठीक है। आराम से अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद आपके पास इतना तो पता है कि उसका प्रतिरोध का मान दे रखा है, सारे प्रतिरोध का मान तो दे रखा है, R1 R2 और ये R3, इसके बीच विभवांतर भी दिया हुआ है, और ये भी पता है कि इन प्रतिरोधकों से कितनी धारा बह रही है। तो अगर आप ध्यान करिएगा तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो V I और R, इन तीनों में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, वो रिलेशन है ओम का नियम। ओम के नियम से ये चीज हमें प्राप्त होता है, इन तीनों में संबंध पता चलता है कि V बराबर जो है वो IR होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप यही होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो हमको इन तीनों का मान हमको क्वेश्चन के अनुसार जो है पता है, ठीक है। तो हम इस नियम को यहाँ पर लगा सकते हैं, ओम का नियम, ठीक है। तो उसी नियम को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान से जो है आप समझिएगा। इसी में ये पैराग्राफ अभी चेंज नहीं करना, ये जो पैराग्राफ यहाँ तक लिखे हुए हैं इसी पैराग्राफ में हमको आगे बढ़ाना है बातों को, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है जी, V बराबर IR होता है, ठीक है। फॉर्मूला है तो इसको जो है आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। अब इसीलिए पहले प्रतिरोधक के लिए जो है अगर हम बात करें V1 है ना, V1 का मान कितना हो जाएगा, धारा कितनी बह रही है, सभी से तो I ही बह रही है, तो धारा इसमें I बह रही है A और B के बीच, और उसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, ठीक है। इसके बाद V2 की बात करें हम लोग तो V2 किसके बीच है, BC के बीच में, तो इसका भी धारा I ही है और प्रतिरोध R2 है। इसी तरीके से V3 बराबर जो है वो IR3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि V1 जो है ना ये लिख दिए हैं, AB का बीच जो विभवांतर है, जो धारा बह रही है I और उसके प्रतिरोध के अनुसार, ठीक है। तो धारा तो सब में I ही बह रही है, तो सब में I कॉमन है, और R1 जो और V1 ये अलग अलग है, प्रतिरोध और विभवांतर अलग अलग है। तो इसके हिसाब से 3 समीकरण हमारे पास फिलहाल मिले हैं। अब इसके बाद हम एक ही काम कर सकते हैं, इन समीकरण को जो है, सारे समीकरण को जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ना घटाना मतलब कई काम कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, पर हमको जोड़ना है। हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन तीनों को जोड़ दे कि अब समीकरण 1 2 एवं 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो अगर जोड़ेंगे तो LHS के साथ जुड़ेगा, RHS जो है वो RHS के साथ जुड़ता है। बात क्लियर है यहाँ तक। और कोई भी बात जो है ना आपको ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, सुनिएगा समझ में आएगा। हम कई बार बोलते हैं लर्निंग स्टार्ट्स विथ लिसनिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये जो है आप लर्निंग जो है वो लिसनिंग के साथ शुरू होता है। सीखना चाहते हो तो सुनना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, बिना इन दोनों काम के आप सीख नहीं सकते हो कुछ भी। तो इसलिए जो है हम ये बात बार बार दोहराते रहते हैं, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए भी अपने साथ। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो LHS एक साथ जुड़ जाएगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा इधर। इधर जो है ये RHS एक साथ जुड़ेगा, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। इस तरीके से मिला। अब इसमें क्या चीज है कि यहाँ से जो I जो है ये तीनों में है, तो I को हम कॉमनली ले सकते हैं, ठीक है, ले ही लेते हैं। तो यहाँ से जो है एक बार फिर से इसको लिखना पड़ेगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू V3 बराबर I जो है हम लोग को कॉमन ले लेना है, तो बचेगा यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें तो कोई शंका आपके मन में है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपके मन में होना भी नहीं चाहिए। ये सब बहुत सिंपल चीज है और आप हैं अभी 10th क्लास में, तो इतना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है उसको जो है ध्यान से देखिएगा। अगर ये नहीं लिखे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना तक,
ठीक है, उसके बाद जो है इसको आगे जो है हम लोग बढ़ाते हैं, ध्यान से जो है आप इसको सुनिएगा, समझिएगा एक एक चीज को। ठीक है, अब क्या करना है, जिस तरीके से पैराग्राफ इधर चेंज करते थे वैसे ही पैराग्राफ चेंज करने का मामला यहाँ भी आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट एक्चुअली लिखना है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि बैटरी का विभवांतर भी है, ठीक है, बैटरी का विभवांतर कुछ ना कुछ तो होगा ना, बैटरी के बीच में दो सिरे हैं तो उनमें भी कुछ विभवांतर होगा, तो उसको अगर हम भी कह देते हैं, बैटरी के विभवांतर को भी कह दे। और एक बात बताओ कि प्रतिरोध, ये बैटरी से जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है ये ओम के नियम जैसे जो है लगा करके समतुल्य प्रतिरोध एक लगाएंगे इन तीनों की जगह। ठीक है, तो उसको भी अभी यहाँ पर देखते हैं। तो पहले बैटरी का जो विभवांतर है वो भी करके देखते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, ये जो चौथाई है ये रहने दीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो पैराग्राफ, इससे पता चलेगा कि हम पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप कहेंगे अब। ठीक है, यदि, अब लिखने का जरूरत नहीं है, हम सीधे जो है लिख देते हैं यहाँ, यदि बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर भी हो तो क्या होगा, बैटरी का अगर विभवांतर भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी का विभवांतर भी है तो जो परिपथ में जो भी चित्र हम दिखाए थे V1 प्लस V2 प्लस V3, वो तीनों को जोड़ने पर बैटरी का जो विभवांतर होगा उसके बराबर आएगा। परिपथ में लगे, परिपथ में किसी भी दो बिंदु के बीच आप विभवांतर निकालिए, वो विभवांतर का योग बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो इसके अनुसार जो V1 V2 वो अलग अलग बिंदुओं के बीच है, वो बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसका योग जो है बैटरी के विभवांतर के बराबर हो गया। अब इस V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पर हम जो है V लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए V इक्वल टू, इस पूरे की जगह हम लोग ये लिख दे रहे हैं I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं किए हैं, ये V तो रहने दिए हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पर इसका वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू है इसका I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी वैल्यू को यहाँ रख दिए हैं और कुछ यहाँ पर नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोगों को एक और लाइन लिखना पड़ेगा कि अब यदि जो परिपथ में तीन प्रतिरोधक जोड़ के रखे थे, है ना, याद है ना, ये तीन प्रतिरोधक कुछ इस तरीके से जोड़ के हम लोग रखे थे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ रखे थे हम लोग प्रतिरोधक। ठीक है, तो इन तीनों के बदले अगर कोई एक प्रतिरोधक लगाया जाए जिसका समतुल्य प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोधक के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखना है कि यदि R1, यदि प्रतिरोधकों AB, BC एवं CD के स्थान पर कोई ऐसा प्रतिरोधक जोड़ा जाए, ऐसा प्रतिरोधक जोड़ा जाए जिसका समतुल्य प्रतिरोध, जिसका समतुल्य, ठीक है, जिसका प्रतिरोध, केवल लिखो प्रतिरोध RS हो, और क्योंकि विद्युत धारा तो इसमें भी वही प्रवाहित होगा नहीं। अगर इन तीनों की जगह हम कोई जो है एक दूसरा लगा दे रहे हैं, दूसरा जो है प्रतिरोधक इस परिपथ में लगाएंगे
और बी के बीच, यानी ए और डी के बीच, डी था ना, इसके बीच में लगा दिए, जिसका प्रतिरोधक का मान जो है वो आर एस है, और इसके बीच विभवांतर जो है, विभवांतर तो भी रहेगा, ठीक है, विभवांतर जो है वो भी रह जाएगा अब, क्योंकि अब दो ही बिंदु है अब, और ये बैटरी के बीच भी विभवांतर भी था, तो इसके बीच में भी रह जाएगा। इसमें भी धारा आई का ही प्रवाह होगा, इसमें भी धारा आई का ही प्रवाह होगा, है ना, क्योंकि बैटरी से परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही, तो इसमें भी आई प्रवाहित होगी, वही बात यहाँ लिख देंगे। और धारा आई प्रवाहित होती है, धारा आई प्रवाहित होती है, धारा आई प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है? और ये चित्र भी आप बना दीजिएगा, ठीक है। आप पहले जैसे पूरा चित्र बनाए थे, पूरा चित्र भी चाहे तो बना सकते हैं, या आप केवल इतना भी चित्र अगर बना दे रहे हैं तो ये भी जो है काफी होगा, ठीक है। तो इतना काम तो हम लोग कर लिए। अब इसके लिए ओम का नियम लगाते हैं। यहाँ पर जो है ओम का नियम अब हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से अब इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमको पता है, धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध आर एस है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ ओम का नियम लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ही लगा सकते हैं। तो लगाते हैं यहाँ ओम का नियम, और अब हमको क्या मिलता है उसको जो है ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आते हैं, बस 2-4 लाइन और लिखना बाकी है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इसमें सारे स्टेप्स जो है वो बहुत ही इजी है। कुछ स्टेटमेंट खाली जो है आपको ध्यान में रखना है, प्रोसेस ध्यान में रखना है, क्या क्या करते आए हैं। तो फिर से अब पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से। इस बार यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखने का जरूरत है, एक बार लिख चुके हैं ना फॉर्मूला, दोबारा यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए ओम के नियम से भी इक्वल टू आई आर एस, ठीक है, V इक्वल टू आई आर एस, ठीक है, क्योंकि इसमें विभवांतर भी है, आई धारा है, और प्रतिरोध क्या है? आर एस है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये जो है 3 तक तो यहाँ हम मान के ही चले थे, इसको जो है समीकरण ए मान लो, चाहे तुम समीकरण 4 भी इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण ए मान लो, इसको समीकरण बी कह दो। अब इस दोनों को जो है देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को अगर तुम देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? LHS जो है ये दोनों का इक्वल ही दिख रहा है, LHS दोनों का इक्वल दिख रहा है ना, तो LHS जो है वो दोनों का इक्वल है। इधर V इक्वल टू इतना दिया है, यहाँ V इक्वल टू ये वैल्यू है, तो क्या हम दोनों का अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, RHS भी तो बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये बात जो है हमको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब समीकरण A एवं B से, समीकरण ए एवं बी से तुलना करने के अनुसार RHS बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसको पहले लिख दे चाहे बाद में लिखे, वो कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही ना है, तो बराबर है तो आगे लेफ्ट साइड में लिखे चाहे RHS में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर इक्वल जो है दिखा दिए हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर तुम देखोगे ये आई दोनों तरफ है, गुना में है दोनों ही तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ से आर एस बराबर जो है आपके पास मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से जो है आपको ये वाला समीकरण मिला। और अब तुम जो है जरा ध्यान से यहाँ देखना, तो इससे पहले जो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, लिखा हुआ था 2 क्वेश्चन लिखा हुआ था ना कि इसका व्यंजक प्राप्त करें प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में, या आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को प्रमाणित करे, ये चीज। तो उससे नाक मुंह तो मिलने लगा इसका पूरा अच्छी तरीके से, तो ये हो गया। अब खाली हमको एक स्टेटमेंट दे देना है, देखो ध्यान से। तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? ये आर एस जो है समतुल्य प्रतिरोध, ये आर एस जो है वो अन्य प्रतिरोधकों के योग के बराबर है, ऐड करने पे आया है सब, है ना। यही स्टेटमेंट हमको यहाँ लिख देना है कि अतः प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम ठीक है समूहन में
उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो क्या ये बात आपको पूरी तरीके से स्पष्ट है? अगर पूरी तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। नहीं भी अगर आई है, कोई अगर डाउट रह गया है तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमें बताइएगा जरूर कि आपके फिजिक्स में अभी तक कितने चैप्टर जो है फिनिश कर चुके हैं आप लोग, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये भी जरूर बता सकते हैं आप कि अगला टॉपिक कौन सा हम लोग लेके आए, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो हम लोग बनाए, ये भी जो है आप बता सकते हैं, ताकि हम उसके अनुसार से भी काम करने की कोशिश कर सकते हैं। जय हिंद।